जब गुजरात में 2002 के दंगे हुए तब ममता बनर्जी मोदी के साथ बैठकर ढोकला खा रही थी। एसआईआर पर बात करने वाली ममता बनर्जी को मैंने आंखों से देखा है 2004 से 2009 के दरमियान डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में टेबल पर पटकते हुए ये कहते हुए कि इतने सारे घुसपैठिए हैं। ये जुमले हैं असदुद्दीन ओवैसी के वेस्ट बंगाल में हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन की घोषणा के बाद राजनीति का एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है। एमआईएम पर बी टीम और सेक्युलर वोट्स बांटने का इल्ज़ाम वापस ताज़ा हो रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि वेस्ट बंगाल की राजनीति, एमआईएम के पिछले चुनावी आंकड़े, हुमायूं कबीर का राजनीतिक इतिहास और मुस्लिम बहुसंख्यक इलाकों के बारे में तफसील से बात की जाए। इस रिपोर्ट में सारी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, आखिर तक वीडियो ज़रूर देखें। सोचिए, वेस्ट बंगाल की सियासत में एक नया मोड़ आया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अब हुमायूं कबीर की नई पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ अलायंस का ऐलान कर दिया है। ये गठबंधन 2026 के वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 2026 को और ज़्यादा दिलचस्प बना रहा है। बंगाल की 294 सीटों वाली असेंबली में एक सियासी हिसाब किताब तेज हो गया है, क्योंकि मुस्लिम वोट को डिसिसिव माना जाता था, खासकर उन इलाकों में जहां उनकी आबादी ज़्यादा है। हुमायूं कबीर का सफ़र भी काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा। उन्होंने सियासत में कई पार्टीज बदली, कभी कांग्रेस, फिर ऑल इंडिया क्रिमिनल कांग्रेस, कभी इंडिपेंडेंट, कभी बीजेपी और फिर वापस टीएमसी। 2011 में मुर्शिदाबाद की रेजी नगर सीट से कांग्रेस टिकट पर जीतकर एमएलए बने, फिर रिज़ाइन करके टीएमसी ज्वाइन की। 2016 में इंडिपेंडेंट लड़कर हार गए। 2019 में लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी टिकट पर भी किस्मत साथ नहीं दी, लेकिन 2021 में भरतपुर सीट से टीएमसी के टिकट पर जीतकर फिर से असेंबली पहुंच गए और मिनिस्टर भी बने। अब टीएमसी से सस्पेंशन और एक्सपल्शन के बाद दिसंबर 2025 में उन्होंने अपनी पार्टी एजीयूपी बनाई और ख़ुद को बंगाल की सियासत में एक किंग मेकर के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी सस्पेंशन का सबसे बड़ा विवाद उस वक्त हुआ जब उन्होंने 6 दिसंबर को बेलदाना में बाबरी मस्जिद की रेप्लिका का फाउंडेशन स्टोन रखा। इसके बाद पार्टी लीडरशिप से उनका टकराव बढ़ गया और आखिरकार उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। अब वो 2026 के इलेक्शन में 2 सीटों रेजी नगर और नावड़ा से लड़ने का प्लान बना रहे हैं। साथ ही उनकी पार्टी लगभग 182 सीटों पर कैंडिडेट्स उतारने की बात कर रही है। दूसरी तरफ एमआईएम भी तेलंगाना के बाहर अपना सियासी फुटप्रिंट बढ़ाने में लगी हुई है। पार्टी खुद को मुसलमानों, दलितों और पिछड़े तबकों की आवाज़ बताती है। महाराष्ट्र के म्युनिसिपल इलेक्शंस में पार्टी ने 120 से ज़्यादा वॉर्ड्स जीतकर अपनी ताकत दिखाई थी। बिहार के सीमांचल इलाके में भी पार्टी ने 2025 असेंबली इलेक्शन में 5 सीट जीतकर अपनी प्रेजेंस मजबूत रखी। अब बंगाल एमआईएम का नया बड़ा बैटलफील्ड बन गया है। वेस्ट बंगाल में मुस्लिम वोट काफ़ी असर रखते हैं। एनालिस्ट के मुताबिक लगभग 85 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम आबादी 35% से ज़्यादा है और वोट डिसिसिव हो सकता है। असली मुस्लिम मेजॉरिटी सीट ज़्यादातर मुर्शिदाबाद, मालडा और उत्तर दिनाजपुर जैसे ज़िलों में है। मुर्शिदाबाद में तो कई असेंबली सीटों पर मुस्लिम आबादी 50 से 80% तक बताई जा रही है, जैसे डोमकाल, हरिहरपरा, जालंगी, बागाबंगोला, बेलडांगा और नोएडा। ये इलाके लंबे अरसे से टीएमसी के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स माने जाते हैं। इस अलायंस पर सियासी तनकीद भी हो रही है। कुछ अपोजिशन लीडर्स का कहना है कि इससे माइनॉरिटी वोट्स डिवाइड हो सकते हैं और सेक्युलर पार्टीज कमज़ोर पड़ सकती हैं, जिसका फ़ायदा बीजेपी को मिल सकता है। टीएमसी के नेताओं ने भी इस गठबंधन को नेगेटिव डेवलपमेंट बताया है। कांग्रेस के कुछ लीडर्स ने भी इस पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि इस तरह के अलायंस से सियासी इक्वेशंस और कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, पेचीदा हो जाती हैं। यही बातें बिहार इलेक्शंस में भी हुई, मगर राज्यसभा के वक्त तेजस्वी खुद एमआईएम के पास पहुंचे। एक ही दस्तर पर बैठ के इफ्तार किया गया। फिर बाद में जब राज्यसभा पोलिंग का वक्त आया तो उस समय हमने ये भी देखा कि किस तरह से 4 वो एमएलए जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज़ को बिलोंग करते थे वो खुद वोट देने नहीं पहुंचे, जबकि एमआईएम ने ठुकराए जाने के बावजूद भी अपना पूर्ण समर्थन दिया। यही बातें तेलंगाना में भी हुई, मगर फिर रेवंत रेड्डी असेंबली इलेक्शंस के बाद खुद असदुद्दीन ओवैसी की प्रशंसा करते हुए दिखे। महाराष्ट्र सिविक बॉडी पोल्स में भी ऐसा ही कुछ कहा गया था, मगर आंकड़े एमआईएम के हिस्से में मजबूत साबित हुए। अब बंगाल की राजनीति में नैरेटिव्स को डिकोड करना और आम मुसलमान वोटर्स के लिए और आसान हो जाता है। इलेक्शन 2 फेज़ में होने वाले हैं। 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी और 4 मई को काउंटिंग। अब देखना ये है कि एमआईएम एजीयूपी के ये नए सियासी एक्सपेरिमेंट बंगाल की सियासत में कितनी जगह
अपनी बना पाते हैं। क्या ये अलायंस वाकई मुस्लिम डोमिनेटेड सीटों पर नया पावर सेंटर बनेगा या फिर वोट डिवीजन का सबब बनकर पुराने सियासी खिलाड़ियों को ही मजबूती करेगा? बंगाल की सियासत का ये दौर काफ़ी गर्म होने वाला है और नतीजे तय करेंगे कि किसकी स्ट्रैटेजी सही थी और कितनी थी। बाकी आपके बिलखुसूस जो हमारे दर्शक हैं वेस्ट बंगाल के, उनकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, नए मुद्दे पर फिर से बात होगी। तब तक के लिए बने रहिए मुस्लिम सियासत के साथ।